नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी न्यूज स्टूडियो से। मैं हूं सपना। वीएनएम टीवी के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश और दुनिया साथ ही शहर जिलों की खबरों पर हम नजर डालें उससे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। नहीं टला है कोरोना का खतरा, गुजरात में मिला ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.5। गुजरात विधानसभा की ऐतिहासिक पहल, 182 छात्र बनेंगे एक दिन के विधायक। और वडोदरा में आवारा पशुओं का आतंक बरकरार, 2 और लोगों को किया घायल। ओमिक्रॉन के वेरिएंट BA.5 के देश के दूसरे केस की वडोदरा में पुष्टि से स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। कोरोना वायरस का BA.5 वेरिएंट विदेशों में हाहाकार मचा रहा है। वडोदरा में भी साउथ अफ्रीका से आया हुआ 29 साल का युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इस युवक के सैंपल गांधीनगर लेबोरेटरी में भेजे गए थे। युवक के सैंपल में ओमिक्रॉन के वेरिएंट BA.5 की पुष्टि हुई है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। पीड़ित युवक के माता पिता समेत के लोगों का मॉनिटरिंग किया गया है, लेकिन युवक के संपर्क में आए हुए किसी में भी कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए हैं। गुजरात विधानसभा में एक ऐतिहासिक विधानसभा सत्र जुलाई महीने में आयोजित किया गया है, जिसमें सभी 182 विधायकों की जगह छात्र बैठेंगे और मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भी छात्र ही बनेंगे। गुजरात के युवाओं को लोकतंत्र और प्रशासन के नजदीक लाने के लिए युवा संसद का आयोजन जुलाई महीने के पहले सप्ताह में किया गया है, जिसमें पूरे गुजरात से 11वीं और 12वीं के चयनित छात्रों को विधायक बनने का मौका मिलेगा, जबकि एक छात्र मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भी बनेंगे। इस दौरान राज्य के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा विमर्श और सवाल जवाब भी होंगे, जिस पर विधानसभा की महिला अध्यक्ष नीमा आचार्य ने जानकारी दी। जे रीते આપણે कंट्री આપણો देश યુવાનોનો देश છે, તો આપણા યુવાનો આપણી પાર્લામેન્ટરી પ્રોસિજરથી એ વાકેફ થાય, એ લોકોને આ બાબતનું નોલેજ મળે અને મેં જેમ પહેલાં કહ્યું એ રીતે લોકશાહીની વેલ્યુ સમજાય કે જ્યારે આપણે આઝાદીના આ અમૃત મહોત્સવ ઉજવી રહ્યા હોઈએ ત્યારે એ વખતે યુવાનો માટે આ લોકશાહીની પ્રણાલિકા સમજવી, એની વેલ્યુ સમજવી, એના અધિકાર અને સાથે સાથે એની ફરજો અને કઈ પ્રોસિજર છે, કઈ સિસ્ટમથી આપણી લોકશાહી દિવસે ને દિવસે મજબૂત થાય છે, આ બધું જ એ યુવાનોની અંદર આવે એટલા માટે આપણે 11th-12ના સ્ટુડન્ટ સિલેક્ટ કરીને આ કાર્યક્રમ નક્કી કર્યો છે। वडोदरा में आवारा पशु लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। वडोदरा में इस हफ्ते में ही गाय के हमले के कई मामले सामने आ चुके हैं। वडोदरा के कोयली गांव निकट गाय की चपेट में आकर 9 साल की बच्ची को गंभीर चोटें पहुंची है। बच्ची परिवार के साथ गांव से घर आ रही थी। उस दौरान गाय के चपेट में लेने से हादसा हुआ, जिसमें परिवार के सदस्यों को छोटी बड़ी चोटें पहुंची है। बच्ची को ज्यादा चोट लगने पर उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्ची की आंख में चोट लगने से काफी टांके भी लेने पड़े हैं। दादा ओછી સ્પીડમાં ચલાવતા હતા અને સાઈડ પર ચલાવતા હતા અને એકદમ જ ગાય આવી ગઈ, તો આ બધા જ પડ્યા। દાદી ઊભા થઈ ગયા, થોડી વાર પછી મેં ઊભી થઈ, પછી બધા અંકલે દાદાને ઉઠાડ્યા પણ એ ના ઉઠ્યા। અહીંયા આંખે વાગ્યું છે, હાથે છોલાઈ ગયું છે અને પેટે વાગ્યું છે। અમે ગામડેથી પરત ફરતા હતા તો કોયલી ગામ આગળ અચાનક જ ગાય આગળ આવી ગઈ અડફેટમાં અને અમે ત્રણેય જણ બાઇક લઈને પડી ગયા। એટલે મારી બાળકીને ખૂબ જ ગંભીર ઇજા થઈ છે, એની આંખ બચી ગઈ છે। એટલે તંત્રને હું કહેવા માગું છું કે આ રખડતા ઢોરનો કંઈક નિકાલ કરે। જ્યાં ત્યાં તમે જુઓ છો ત્યાં ઢોર રખડતા હોય છે, લોકો રાહદારીઓ ગભરાય છે અત્યારે વાહન લઈને જતા માટે, બાળકો પણ બહાર નીકળતા જ ગભરાય છે હવે તો। ऐसे ही एक और हादसे में वडोदरा के अलकापुरी इलाके में भी एक युवक को गाय ने चपेट में ले लिया, जिसमें टैटू बनाने का व्यवसाय करने वाले हिरेन परमार काफी घायल हुए हैं। वाहन चलाते वक्त अचानक बीच में आई गाय ने युवक को एक्टिवा के साथ पटक दिया। पीड़ित युवक की 15 दिन बाद शादी है। ऐसे में हिरेन ने अपने चेहरे पर आई चोट के लिए वडोदरा के मेयर केयूर रोकड़िया को जिम्मेदार ठहराया है।
તો મારું ઘર સયાજીગંજમાં છે અને મારે 22 તારીખે નાઇટમાં આવ્યો ને 23 તારીખે મોર્નિંગમાં મારે પ્રી વેડિંગના શૂટિંગ માટે જવાનું હતું. તો મેં બ્લેઝર લેવા માટે જતો હતો. તો બ્લેઝરથી લઈને આવતો હતો તો જેતલપુર બ્રિજના જે 4 રસ્તા છે તે કૂતરા અને ગાય બંને એ કૂતરું ભોંક્યું તો ગાય ભડકી ગઈ. તો એ ગાયે મને હડફેટમાં લઈ લીધો. મને અહીંયા 3 ટાંકા લીધા છે નેણની ઉપર અને આ થોડુંક વાગી ગયું છે અને અહીંયા 4 ટાંકા લીધા છે. 2-3 દિવસ પહેલાં બી આવા બનાવ બની ગયા છે. હમણાં તમે જોયું 3-4 દિવસ પહેલાં MS નો છોકરો હતો એ બિચારાની આંખ ફૂટી ગઈ. એની પહેલાં બી દરરોજ એકાદ બે દિવસ છોડીને ઢોરો વિશે કંઈક ને કંઈક પેપરમાં આવી જ રહ્યું છે. લગ્ન આવી રહ્યું છે, બધા જ ચિંતામાં છે, પણ હવે શું કરીશું. वडोदरा में आवारा पशुओं के आतंक पर पूर्व विपक्ष नेता और कांग्रेस के नगर सेवक चंद्रकांत श्रीवास्तव ने सीधा इसे वडोदरा महानगर पालिका की लापरवाही करार दिया। कोई भी नागरिक ने वागे तो 100% जवाबदारी कॉर्पोरेशन ने અને જે લાગતા વળગતા કન્સર્ન જો પોલીસ કમિશનર તો પોલીસ કમિશનરનો. તમે પોલીસ કમિશનર અને કોર્પોરેશન કરો એનાથી નાગરિકોને શું? એને જે વાગ્યું હોય એને વળતર મળે અને એટલું વળતર મળે કે જ્યાં સુધી એ સારું ના થઈ જાય. કાયમની ખોડખાપણ હોય તો એ પ્રમાણેનું વળતર આપો, પણ વળતર આપવું એ તમારી જવાબદારી છે, કારણ કે તમે તમારી ફરજ અદા નથી કરતા. એટલે નાગરિકો હકદાર છે વળતર લેવા માટે. वहीं इस मामले वडोदरा के मेयर केयूर रोकड़िया से पूछे जाने पर उन्होंने कल से फिर से वडोदरा शहर में आवारा पशुओं को पकड़ने की कवायद शुरू करने की जानकारी दी। જે ગઈકાલે જેતલપુર રોડ પર બ્રિજ પાસે ઘટના બની છે અને આજે વડોદરા શહેરની હદ બહાર કહી શકાય, પરંતુ કોયલીથી પરત આવતા ઉંડેરા પહેલાં જે ઘટના બની છે વડોદરા શહેરની હદ બહાર, તો એ ગાયના અથવા તો પશુના વચ્ચેના આવવાના કારણે ઇન્જરી થઈ છે. આ બંને માટે પાલિકા સંવેદનશીલ છે. ભલે શહેર બહારની ઘટના કેમ ના હોય, પરંતુ નાગરિક આપણા શહેરના છે. કોર્પોરેશન દ્વારા કડક કાર્યવાહી કરવાનું નક્કી કર્યું છે. ફરી એકવાર ઝુંબેશ સ્વરૂપે આજથી આવતીકાલ સવારથી કોર્પોરેશનની ટીમો, પોલીસ વિભાગના અધિકારીની ટીમો સાથે ઢોર પકડવાની ફરી એકવાર મોટી ઝુંબેશના રૂપમાં પાલિકા કાર્યવાહી કરવાની છે. પાલિકા દ્વારા આ કાર્યવાહી ચાલુ જ રાખવામાં આવી છે અને એની સાથે ગુજરાત સરકારે પણ પોતાના પ્રયત્નો કર્યા છે. વિધાનસભામાં કાયદો પણ પસાર કર્યો છે. કાયદાનો અમલ હાલમાં મોકૂફ છે, પણ જ્યારે એ અમલ થશે ત્યારે પાલિકા પાસે જે પોતાના કાયદા છે એમાં વધારો થશે. આપણે કયા પશુપાલકે કેટલી ગાય રાખવી, એનું લાયસન્સ લેવું, આ તમામ પ્રથાઓ જ્યારે પાછળથી અમલ થશે તો મને ચોક્કસ વિશ્વાસ છે કે આ કાયદાના અમલ પછી આપણે કોઈપણ શહેરને, વડોદરા શહેર સહિત કોઈપણ શહેરને ઢોરમુક્ત કરી શકીશું. પશુપાલકોને વારે ઘડીએ વિનંતી પણ કરવામાં આવી છે, સમજાવવામાં પણ આવ્યા છે, જરૂર પડે ત્યાં કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવી છે. અને ત્યાં સુધી કે જ્યારે ઇન્જરીના બનાવ બનતા હોય છે તો પોલીસ ફરિયાદ પણ કરવામાં આવતી હોય છે અને જ્યારે ગંભીર ઘટના બનતી હોય છે ત્યારે આપણે પાસા સુધીની પણ કાર્યવાહી કરી છે. આમ છતાં પશુપાલકો સમજી રહ્યા નથી. અમે માનીએ છીએ કે શહેર વિસ્તરી રહ્યું છે, ગામડા અંદર આવી રહ્યા છે, ગામડાની અંદર રહેતા પશુપાલકો પણ આપણી જોડે રહે છે, પરંતુ કોઈપણ નાગરિકનો જીવ જાય અથવા તો એને ગંભીર ઈજા થાય તો એની ચિંતા પશુપાલકે પોતે પણ કરવાની હોય છે. અને એ જ દિશાની અંદર અમે પશુપાલકોને ઓપ્શન આપવા માટે એક કેટલ હોસ્ટેલનું નિર્માણ પણ કર્યું, પરંતુ પશુપાલકો ત્યાં જવા તૈયાર થઈ રહ્યા નથી. પરંતુ જ્યારે લાયસન્સ પ્રથાનો કડક અમલ થશે તો મને ચોક્કસ વિશ્વાસ છે કે જેની પાસે જગ્યા નથી, પોતાના પશુને પોતાના પ્રિમાઇસીસમાં સાચવી શકતા નથી, तो ये लोग ત્યાં कंपलसरी ढोरने खसेड़वा पड़શે. वडोदरा में विकास के नाम पर एक बार फिर मंदिर और मस्जिद तोड़ने का मामला सामने आया है, जिससे लोगों में रोष देखने मिल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए सयाजीगंज के सुभाष नगर के निवासियों को स्थानांतरित कर दिया गया था। यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग रहते थे और यहाँ मंदिर और मस्जिद भी बने हुए थे। इस मंदिर और मस्जिद को बीती रात तोड़ दिया गया है, जिससे सुभाष नगर के लोगों में आक्रोश देखने मिला। ये वडोदरा स्मार्ट सिटी का सुभाष नगर भट्टा इलाका है। यहाँ पे लोग सालों से रहते थे। कुछ टाइम पहले रेलवे प्रशासन ने
विकास के नाम पे इनको नोटिस दे के इनका घर तोड़ दिया। वो टाइम पे इन्होंने स्वेच्छाएं खुद का घर तोड़ दिया था और ये बेघर हो गए थे। उसके बाद ये लोगों को मुस्लिम समाज का आस्था का स्थान गोस्पाक बाबा का चिल्ला था यहाँ पे, और आगे मंदिर था, खोदियार माता का आगे मंदिर था। दोनों हिंदू मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पे सालों से साथ में रहते हैं, और मुस्लिम समाज दरगाह पे प्रार्थना करता है, दुआ करता है, और हिंदू समाज मंदिर पे। ये प्रशासन से वो भी नहीं देखा गया। इनकी आस्था का जो स्थान था वो दोनों चीज़ रात को तोड़ दी। ये लोगों की मांग ये थी कि इनको जहाँ पे मकान अलॉट किए हैं वहाँ पे एक छोटी सी जगह, समझ लो कि मुस्लिम समाज को तांदलजा में मकान अलॉट किए और हिंदू समाज को खिसकोली सर्कल, तो वहाँ पे कुछ स्क्वायर फुट जगह इनको दे आस्था के लिए। लेकिन प्रशासन के पेट का पानी नहीं हिल रहा। विकास के नाम पे कितने गरीबों का ये लोगों ने घर तोड़ दिया। अब तो ये लोग भगवान और अल्लाह की आस्था में बिलीव करने वाले नागरिकों की आस्था साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मेरी प्रशासन को यही मांग है कि इनको जल्द से जल्द जगह अलॉट की जाए। अगर जगह अलॉट नहीं की तो यहाँ पे वडोदरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सामने हम लड़ने तैयार हैं। और यहाँ की बात करूँ तो मैं, छोटे छोटे बच्चे जो लोग थे वो लोग आज भी यहाँ पे सो रहे हैं। तो मेरा प्रशासन से यही कहना है कि विकास के नाम पे आप गंदी राजनीति करना बंद करिए और ये लोगों की बात सुने। આ સુભાષનગર એરિયો છે અને અમારે મંદિર અને દરગાહ આ બંને તોડેલ છે અને અમને ટાઈમ આપેલો 10:30 વાગ્યાનો સવારના, પણ આ લોકોએ આવીને 4:30 વાગે તોડ નાખેલું છે। અમને કોઈ જાણ નથી કરેલ, બરાબર છે। પણ અમને એક જ વિનંતી છે અમારી કે અમારે જે મુસ્લિમ ભાઈ છે અને અમારે જે અમે હિન્દુ સમાજ અમારું મંદિર અને દરગાહ આ જે તોડેલ છે જગા અમારે છે ને કલાલીવાળા છે અમે ખિસકોલી સર્કલમાં, અમારે જે હિન્દુ ભાઈને ત્યાં મળી ત્યાં કરી અમને જગ્યાનો એ કરી આપો। અને જે અમારા મુસ્લિમ ભાઈ છે અમારે જે એમને કંઈ મળેલું છે તાંદલજા મળેલ છે ત્યાં અમને જગ્યા કરી આપો। અમારા સરકારની સહાયતા છે કે અમને ત્યાં જગ્યાનો બંદોબસ્ત કરી આપો અને તુરંત અમને ત્યાં સહાયકાર આપો। गुजरात के वडोदरा में ग्रामीण पुलिस द्वारा वर्णामा में 1,75,00,000 की कीमत की विदेशी शराब पर बुलडोजर घुमा दिया गया। वडोदरा ग्रामीण पुलिस के वरनामा और तालुका पुलिस थाना द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान शराब तस्करी और बिक्री के 157 मामले दर्ज किए गए, जिसमें करोड़ों रुपए की शराब पकड़ी गई। शराब की इन 83,697 बोतलों पर पुलिस और प्रशासन की उपस्थिति में बुलडोजर चला दिया गया। इस मौके पर वडोदरा एसडीएम डॉक्टर श्रद्धा माली और वडोदरा डीवायएसपी सुदर्शन वाला उपस्थित रहे। આજ રોજ વડોદરા તાલુકાના 2 પોલીસ સ્ટેશન, વડોદરા તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન તથા વર્ણામા પોલીસ સ્ટેશનના કુલ 157 કેસીસ જે થયા છે તેના દારૂના મુદ્દામાલનો નાશ કરવામાં આવી રહ્યો છે। અત્યારે બોટલ કુલ છે 83,697 અને કુલ એની કિંમત છે 1,97,42,614 અને તેમાં વર્ણામા પોલીસ સ્ટેશનમાં કુલ 2020થી લઈને 2022 સુધીનો મુદ્દામાલ છે, જ્યારે વડોદરા તાલુકામાં 2020થી લઈને 2021 સુધીનો મુદ્દામાલ છે। તથા વડોદરા તાલુકામાં કુલ 100 ગુના દાખલ થયેલ છે, જ્યારે વર્ણામામાં કુલ 57 ગુના દાખલ થયેલ છે અને વડોદરા તાલુકામાં કુલ 90,81,965 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ છે, જ્યારે વર્ણામામાં કુલ 84,66,649 રૂપિયાનો મુદ્દામાલનો નાશ કરવામાં આવી રહ્યો છે। आप देख रहे हैं वीएनएम न्यूज। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाएगा नहीं ब्रेक के उस पर खास खबरें अभी और भी हैं। अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए, बच्चों का हो भावी उज्जवल। शिक्षा के ये धाम निराले, प्रगति पथ दर्शाने अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं, जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और जे अम्बे विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल માંજલપુર, गुजरात बोर्ड एवं सीबीएसई। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ।
ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए बच्चों का हो भावी उज्जवल। शिक्षा के ये धाम निराले प्रगति पथ दर्शाने अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और JMB विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल मांजलपुर, गुजरात बोर्ड एवं CBSE। वडोदरा के गोरवा से गुजरती नर्मदा कैनाल लैंडफिल साइट बन गई है। यहाँ कचरे के साथ साथ जंगली पेड़ पौधों ने भी अपना साम्राज्य जमा रखा है। वडोदरा के तालाब और बरसाती कांस तो कचरे से भरे हुए है ही, नर्मदा कैनाल का हाल भी कुछ ऐसा ही है। गोरवा निकट नर्मदा कैनाल को लोगों ने कचरा डालने की जगह बना दिया है। यहाँ कैनाल में ही पेड़ पौधे भी निकल आए हैं, लेकिन प्रशासन को मामले की सुध लेने की फुर्सत नहीं है, जिस पर सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची ने आपत्ति जताई। भारतना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी द्वारा स्वच्छता अभियानનું ઝુંબેશ ઉપાડી છે, પૂરા ભારતમાં સ્વચ્છતા અભિયાન કરવાનું આહ્વાન કર્યું છે। ત્યારે જોઈ શકો છો કે ગુજરાતના આ વડોદરા શહેરના વિસ્તારમાં સ્વચ્છતા અભિયાનના ધજાગરા ઉડી રહ્યા છે। આજે જોઈ શકો છો વડોદરા શહેરમાં જે નાની મોટી કેનાલો આવી છે, નર્મદાની કેનાલો છે, આ નર્મદાની કેનાલો વડોદરા શહેરના વિસ્તારમાંથી નીકળી રહી છે। છાણીથી, ગોરવાથી, હરણીથી આ કેનાલ નીકળી રહી છે। ત્યારે આજે ગોરવા વિસ્તારમાં કેનાલ જ્યાંથી નીકળી રહી છે ત્યાં આગળ જોઈ શકો છો સ્વચ્છતા અભિયાનના ધજાગરા ઉડી રહ્યા છે। આ જગ્યાએ જોઈ શકો છો કે મરઘાઓના પીછા, માંસના જે ટુકડાઓ નાખવામાં આવી રહ્યા છે, સાથે સાથે અસંખ્ય અહીંયા પ્રકારની ગંદકી અહીંયા ફેલાઈ દીધી છે લોકોએ। કહી શકાય કે આ વિસ્તાર અતિશય દુર્ગંધ મારતો વિસ્તાર છે। સાથે સાથે નર્મદા કેનાલ છે, આ નર્મદા કેનાલનું પાણી કોઈને કોઈ રીતે ખેતીના ઉપયોગમાં, પીવાના ઉપયોગમાં પાણી લેવાનું હોય છે। ત્યારે આવું ગંદુ ને પ્રદૂષિત પાણી જો આગળ જશે તો લોકોના પીવાના ઉપયોગમાં આવશે। બીજી બાજુ જે સ્વચ્છતા અભિયાન ચાલી રહી છે એમાં વડોદરા શહેરના કલેક્ટર કચેરી હોય કે નર્મદા નિગમના અધિકારીઓ હોય ક્યાંક ને ક્યાંક પોતાની ભૂલ કરી બેઠા છે, જેના કારણે નર્મદા કેનાલમાં હાલમાં ગંદકીના ઢગ ઉભરાય છે। વડોદરા શહેરના માન્ય કલેક્ટર સાહેબ, નર્મદા નિગમના અધિકારીઓને અમારી વિનંતી છે કે નર્મદા કેનાલમાં વહેલામાં વહેલી તકે સાફ સફાઈ કરવામાં આવે। સાથે જે લોકો ગંદકી નાખી રહ્યા છે, કચરો નાખી રહ્યા છે, એમને પાસે કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી અમારી માંગ છે અને વહેલામાં વહેલી તકે કલેક્ટર સાહેબ આ બાબતે ધ્યાન દોરે તેવી અમારી માંગ છે। गुजरात के अंकलेश्वर निकट नेशनल हाईवे नंबर 48 पर चलती कार में आग लग जाने से कार जलकर खाक हो गई। गुजरात के वडोदरा शहर का एक परिवार शिरडी दर्शन के लिए गया हुआ था और वहां से लौट रहा था। उस दौरान अंकलेश्वर की मोताली गांव निकट नेशनल हाईवे नंबर 48 पर कार में अचानक आग लग गई। अज्ञात वजह से लगी आग में कार में सवार सभी लोग नीचे उतर गए। अच्छी बात यह रही कि दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन गाड़ी संपूर्ण रूप से जलकर खाक हो गई है। અમે શિરડીથી રિટર્ન અમારા ઘરે જઈ રહ્યા હતા, એની વચ્ચે
સુરત અમે લોકો ચા પાણી કરવા માટે ઊભા રહેલા હતા. ત્યાંથી અમે નીકળ્યા તો પછી રસ્તામાં અમારી ગાડી અચાનક એન્જિન હિટ થતાં આગ પકડી હતી અને આગ જોતા મને થોડું કન્ફ્યુઝન થયું અને આગળ થોડીક એક જે ટ્રક હતી એ બધા ડિસિઝન લેતા લેતા એ ટ્રકને અડી ગયું અને પછી મેં ગાડી સાઈડમાં કરી અને મારા ઘરવાળાને બધાને સહી સલામત બહાર કાઢ્યા. જેટલો સામાન નીકળવાનો હતો એટલો સામાન મેં કાઢવાનો ટ્રાય કર્યો અને એ છતાં બી ઘણો બધો સામાન, અમારા પૈસા, મારું વોલેટ ને એ બધું ત્યાં ગાડીમાં બધું જલી ગયું છે. અને અત્યારે હાલ અમે અંકલેશ્વર પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણ કરવા જઈ રહ્યા છે કે અમારી જે વસ્તુ જે ઘટના બની એની અમે પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણ કરીશું. તો કેટલા વાગે ફોન કર્યો પોલીસમાં 100 નંબર ઉપર, પણ કંઈ એટલું બધું લાગ્યો નહીં ફોન. બીજું કે તમે શેરડીથી અમદાવાદ જતા હતા તો તમને ખબર કેવી રીતે પડી કે ગાડીમાં હીટ પકડાઈ ગયેલી છે? હીટ પકડાઈ ગઈ અચાનક આગળ આવી. હીટ પકડાવવાનું કોઈ ઇન્ટિમેશન અંદર ગાડીમાં મીટરમાં દેખાયું નથી. અચાનક આગ પકડી સીએનજી ગાડી હતી. હવે કયા રીઝનથી થયું એટલી ખબર નથી. થર્ડ પાર્ટી વીમો હતો, ફૂલ વીમો હોત તો કદાચ આપણે એની સામે તમારા ઘરમાં કોઈને જાનહાની થઈ નથી? કોઈને કંઈ જાનહાની થઈ નથી. બધાને શાંતિથી बहार काटी दी। वडोदरा की रनर लक्षिता ने फ्रांस में आयोजित दौड़ में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए सिल्वर मेडल हासिल किया है। वडोदरा की 17 साल की लक्षिता सांदेलिया पिछले 4 साल से रनिंग करती है और फिलहाल 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही है। 4 साल में लक्षिता ने दौड़ में कई कीर्तिमान हासिल किए हैं, जिसके तहत भुवनेश्वर में आयोजित ISF वर्ल्ड स्कूल गेम 2021-22 के ट्रायल में लक्षिता को पसंद किया गया था, जिसमें बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लक्षिता ने फ्रांस में 14 से 22 मई तक आयोजित दौड़ में भारत का प्रतिनिधित्व किया और सिल्वर मेडल हासिल कर भारत का नाम रोशन किया है। लक्षिता के वडोदरा रेलवे स्टेशन पहुंचने पर कोच और परिवार द्वारा गर्मजोशी से उसका स्वागत किया गया। मैं फ्रांस से आई हूँ। वहाँ पे वर्ल्ड स्कूल गेम्स की चैंपियनशिप चल रही थी। वहाँ पे इंडिया को हमने एथलेटिक्स में 800-1500 में सिल्वर मेडल दिलाया। और मैं रंधावा स्पोर्ट्स एकेडमी में प्रैक्टिस करती हूँ। रंधावा सर मेरे सर हैं और मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, सर भी बहुत सपोर्ट करते हैं। अभी हम वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है फ्रांस SGFI की, ISF वर्ल्ड गेम्स हुई है, उसमें हमारा गुजरात की तरफ से हमने और इंडिया की तरफ से 800-1500 में पार्टिसिपेट किया है और हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया बच्चे ने। और वहाँ बहुत टफ कंपटीशन है, 65 कंट्री आई थी उसमें और लग तो कुछ फाइट ही रही थी दोनों की, गोल्ड की और हमारी सिल्वर की। बट इतनी मेहनत के बावजूद हम इतना सेकंड लाए, इंडिया का नाम रोशन किया लड़की ने। बहुत अच्छी अचीवमेंट है हमारे लिए और हमारे इंडिया के लिए। वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी के सेनेट सदस्य कपिल जोशी द्वारा सोशल वर्क फैकल्टी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट कोर्स को चालू करने की मांग की गई है। DHRM कोर्स चालू होना चाहिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। DHRM कोर्स चालू होना चाहिए। फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क जो पूरे भारत के अंदर, पूरे गुजरात के अंदर, पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ी फैकल्टी है जहाँ पर विद्यार्थियों एडमिशन लेने के लिए तल पापड़ होते हैं। आज 2001 में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कोर्स स्टार्ट हुआ था। 21 साल से ये कोर्स के अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ये स्टूडेंट्स ऐसे अप्लाई करते हैं कि जिनका बेसिकली 50% नहीं होते हैं, जिन लोग 40 या 45% होते हैं और जिन लोगों को HR के अंदर अपना करियर बनाना होता है, ताकि उन लोगों को MSW MHRM के अंदर एडमिशन नहीं मिल पाता है, तब जाके वो लोग DHRM कोर्स में एडमिशन लेते हैं। और ये कोर्स में मैं साक्षी इसलिए हूँ कि 2004-05 में मैंने भी ये कोर्स किया हुआ है और ये कोर्स के अंदर मेरे काफ़ी दोस्त लोगों ने, काफ़ी स्टूडेंट्सों ने अपना करियर DHRM करके HR के अंदर बनाया है। और ये कोर्स के अंदर हर साल 100 के ऊपर एप्लीकेशन आती है, जबकि 40 लोग वहाँ पर की कैपेसिटी है। तो जब 100 एप्लीकेशन आती है, जब विद्यार्थियों बेसिकली वहाँ पर कोर्स करना चाहते हैं, तो 21 साल के बाद एक डीन को कौन सा भूत आ गया कि वो कोर्स बंद करने के लिए निकल पड़े हैं। हमारे जो पूर्व डीन, जो हमारे पूर्व स्वर्गीय हमारे MD व्यास सर, अनिल नावले सर, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज टीचरों ने ये कोर्स एक दिग्दर्शी से बनाया था और ये कोर्स से काफ़ी स्टूडेंटों को फायदा हुआ है और उसने बड़ा जिंदगी और करियर बनाया है। तो ये रजिस्ट्रांट को हमने आवेदन पत्र देके ये कोर्स शुरू करने के लिए हमने रिक्वेस्ट की है और रजिस्ट्रार ने हमको खातरी दिया है कि वो लोग कोर्स के लिए आगे बात करके हमको जवाब देंगे। वर्षो वर्ष एडमिशन थाय छे
તો આ વર્ષે પણ એ કોર્સ કન્ટિન્યુ થાય એ રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા હતા. આ પોઈન્ટને ધ્યાનમાં રાખતા જે કોઈ પણ કન્સર્ન ઓથોરિટીઝ છે, ફેકલ્ટી ડીન્સ છે, ફેકલ્ટી બોર્ડ છે અથવા તો યુનિવર્સિટીની ઓથોરિટીઝ છે, તેને આ ચોક્કસ ધ્યાન ઉપર મૂકવામાં આવશે અને આના મેરિટ્સ ડિમેરિટ્સ જોઈ અને જે કંઈ પણ ઘટતું કરવાનું હશે તે યુનિવર્સિટી કરશે. DHRM કોર્સ ચાલુ રહેવા જોઈએ. DHRM કોર્સ ચાલુ રહેવા જોઈએ. DHRM કોર્સ. दाहोद के एमजी रोड पर एक्सीडेंट की आड़ में मर्डर मामले का पर्दाफाश कर पुलिस ने आरोपियों को चंद घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया है. ગઈ તારીખ 21ના રોજ એક દાહોદ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં મર્ડરનું બનાવ બનવા પામેલું હતું, જેમાં લગભગ સાંજના 5:30 થી 6ની વચ્ચે મરણ જનાર યુનુસભાઈ અકબરભાઈ કતવારાવાળા એમનું દાહોદના એમજી રોડના કુકડા ચોકની બાજુમાં એક આરોપીએ સરે જાહેર છરીના ઘા મારી અને મર્ડર કરેલું હતું. એ મર્ડર જે પ્રકારે થયેલું એના ઉપરથી શરૂઆતમાં જે આરોપી છે, આરોપીએ આવી સ્ટોરી ઊભી કરવાનો પ્રયાસ કરેલું કે આ બનાવ જે છે રોડ રેજની ઘટના છે અને એમાં એક્સિડન્ટના બનાવના લીધે બંનેની વચ્ચે રકઝક થયેલી અને આ રકઝકના અંતે આમનું ઉશ્કેરાટમાં એનાથી મર્ડર થઈ ગયું છે. પરંતુ જે રીતેના એમના ઘા હતા અને જે રીતેની એમની બનાવની આખી વિગત હતી એમના શરૂઆતથી શંકા ઉપજાવે એવું હતું. એટલા માટે અમે અલગ અલગ ટીમો બનાવી અને સ્માર્ટ સિટી અને સાથે સાથે વિશ્વાસ પ્રોજેક્ટના જે સીસીટીવી કેમેરા છે એમના ઉપરથી વિગતો મેળવેલી. આ વિગતોના આધારે આરોપીની મોટરસાઇકલની ઓળખાણ થયેલી, એની વિગતો કાઢવામાં આવી, એના જે પાસ્ટ હિસ્ટ્રી અને બધી વિગતો ચકાસવામાં આવી. એના આધારે સ્પષ્ટ થયું છે કે આ મર્ડર રોડ રેજની ઘટના નથી, ખરેખર એક ઇન્ટેન્શનલ મર્ડર હતું અને આ મર્ડરની પાછળ બીજા ઓર લોકો પણ સંડોવાયેલા હતા, જે લોકોએ આ મરણ જનારને મારવા સારું પૈસા આપીને એમનું મર્ડર કરાવેલું છે. આ આખા કાવતરાની પાછળ જે મેઇન કિંગપિન છે એ મોહમ્મદ લોખંડવાળા કરીને એક આરોપી છે, જે અમારા હાથ ઉપર છે. એમને અમે આઈડેન્ટિફાઈ કરીને અમારા હાથ ઉપર લઈ લીધું છે. અને સાથે એક મરણ જનારની સાથે જે એક વ્યક્તિ જોડાયેલા હતા, મોઇન હમીદ ખાન પઠાણ, એ વ્યક્તિએ આખું ને આખું મર્ડરના કાવતરામાં એક્ટિવ રોલ ભજવેલું છે. આ લોખંડવાલા જે છે એ મરણ જનારની સાથે ઘણી પ્રકારના વ્યવસાયમાં જોડાયેલા હતા, જમીનની લે વેચના ધંધાઓમાં જોડાયેલા હતા અને એના લીધે આ બંનેની વચ્ચે ઘણા સમયથી બંદૂક ચાલતા હતા, કોર્ટ કેસીસ ચાલતા હતા અને આ કોર્ટ કેસીસમાં એ લોખંડવાળા જે છે એ બેકફૂટ ઉપર હતા. આટલા માટે આમની એની સાથેની જે અદાવત હતી એ અદાવતનો ખાર રાખી અને એને મોઇનને હાયર કરેલા કે કોઈ વ્યક્તિ જે છે એનું યુનુસનું મર્ડર કરી નાખે તો એમના કાસળ કાઢી નાખે. એટલા માટે 10 લાખ રૂપિયામાં આ વાત નક્કી થયેલી અને એના આધારે મોઇને આખીની આખી વિગતો કાઢી અને જે આરોપી છે મુસ્તફા સાકિર ઉર્ફે બાદશાહ, એમને આખી વિગતો આપેલી. એ લોકોએ લગભગ ઘણા દિવસો સુધી જે મરણ જનાર છે એની રેકી કરેલી, એનું રહેણાંક ક્યાં છે, ક્યાંથી આવે છે, ક્યાં જાય છે, કેટલી વાગે એનું શું શેડ્યુલ છે, આ બધી બાબતોની વિગતો એને આપવામાં આવેલી અને વિગતોના આધારે પછી જે આરોપી છે મુસ્તફા સાકિર ઉર્ફે બાદશાહ, એમને 21 તારીખના દિવસે સાંજે 5:30 વાગે આ પ્રકારે મર્ડર કરેલું. पहली बार हिमालय की यात्रा करने वाले जैन धर्मगुरु हार्दिक रतन सूरी महाराज ने हिमालय यात्रा के अपने अनुभवों को किताब में संजोया है. जैन साधु संतों का जीवन मुसीबतों से भरा होता है. कितनी भी गर्मी हो, ना पैर में चप्पल, ना शरीर पर सफेद कपड़े के अलावा और कुछ. इन दिनों 40 डिग्री तापमान में आम आदमी घर से बाहर भी नहीं निकलता. ऐसे में भी ये संत पैर में बिना चप्पल भ्रमण करते हैं. आज ऐसे ही एक जैन गुरु की बात हम करने वाले हैं, जिनका नाम है हार्दिक रतनपुरी महाराज साहेब, क्योंकि उन्होंने एक कीर्तिमान कायम किया है. जैन धर्म में अब तक किसी ने हिमालय की यात्रा नहीं की है. ऐसे में हार्दिक रतनपुरी महाराज ने अपने शिष्यों और सेवकों के साथ इस यात्रा को हाल ही में संपन्न किया है. वैसे जब से हिमालय की यात्रा शुरू हुई, हमारी कठिनता चालू हो गई. सबसे पहला ही दिन था, ऐसा रास्ता आ गया, हमें रस्सी पकड़ कर के ऊपर चढ़ना पड़ा था. और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे बर्फ़ के तूफ़ान, बारिश के तूफ़ान, वहाँ के रास्ते, वहाँ के जानवर,
वहाँ के लोग तो काफ़ी अच्छे थे, परंतु हमारा परिचय न होने के कारण कठिनाइयाँ होती थी। पूरा हिमालय के अंदर टोटल 2000 किलोमीटर पैदल यात्रा की, और हम जैन साधु अपने पूरा जीवन पैदल यात्रा ही करते हैं, कभी वाहन में नहीं बैठते। हम 4 साधु थे और 3 सेवक थे, टोटल 7 जने मिल करके ये यात्रा संपन्न की थी। और आपने जो यात्रा किया कितने दिनों में पूरी किया? 90 दिन में। यात्रा के दौरान हस्तिनापुर, वहाँ से हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, चोपता, तुंगनाथ, फिर चमोली, गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग, ऐसे करके पौड़ी और कोटद्वार होकर के हम वापस हस्तिनापुर होकर के दिल्ली लौटे थे। जैन साधु ने हिमालय यात्रा, ये बुक के 3 भाग में है। कई सारी वनस्पतियों का वर्णन है, वहाँ के वातावरण का वर्णन है। वनस्पतियों में रुद्रवंती का वर्णन है, संजीवनी का वर्णन है, वहाँ के एप्पल का वर्णन है, फिर भोजपत्र का वर्णन है। कई तरह के अलग अलग तरह के भोजपत्र हमने जो देखे उसका वर्णन है, और वहाँ के बिच्छू घास करके एक वहाँ की फेमस वनस्पति है, उसका वर्णन है। और भी कई अजीबोगरीब चमत्कारिक जो हम जान भी नहीं पाए, उन वैसी अनजान वनस्पतियों का भी वर्णन है वहाँ। गुजरात के बनासकांठा में किसानों के लिए आशीर्वाद मानी जाती जिला की सबसे बड़ी सरकारी बैंक के चेयरमैन पद का चुनाव निर्विरोध संपन्न कराया गया। उत्तर गुजरात में द बनासकांठा जिला मध्य सहकारी बैंक लिमिटेड पालनपुर के चेयरमैन के पद के लिए चुनाव का आयोजन किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी द्वारा दांतीवाड़ा बैठक से बनास बैंक के चेयरमैन के रूप में युवा सहकारी अग्रणी सवसी चौधरी के नाम मैंडेट दिया गया। इस दौरान कोई और उम्मीदवारी पत्र नहीं भरे जाने से सवसी चौधरी बनास बैंक के चेयरमैन के रूप में निर्विरोध जीते हैं। આજે બનાસ બેંકની ચેરમેન માટેની ચૂંટણી યોજાઈ। ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા મને મેન્ડેટ આપવામાં આવ્યો, એ બદલ હું પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી સી આર પાટીલ સાહેબ, ઝોન મહામંત્રી શ્રી રજનીભાઈ પટેલ સાહેબ અને જિલ્લાના સૌ આગેવાનો, જિલ્લા ભાજપના પ્રમુખશ્રી અને જિલ્લાના સૌ કાર્યકર્તા આગેવાનોનો હું આભાર માનું છું। અને મને ચૂંટવા બદલ સંચાલક મંડળના સૌ ડિરેક્ટરોનો હું આભાર માનું છું। બનાસ બેંક વર્ષોથી ખેડૂતોની વારે ઊભી રહી છે। ખેડૂતોને શું લાભ થાય, ખેડૂતોનું જીવન ધોરણ કઈ રીતે સુધરે, એ બનાસ બેંકનો લોગો રહ્યો છે અને એ દિશામાં અમે પણ આગળ વધીશું અને જિલ્લાના ખેડૂતોને શું વધારે વધારે ફાયદો બેંક દ્વારા થઈ શકે એવા અમારા પ્રયત્નો રહેશે। गुजरात में विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में विभिन्न समाज अपने समाज की एकता के लिए शक्ति प्रदर्शन आयोजित कर राजनीतिक दलों पर दबाव बना रहे हैं। गुजरात के भावनगर के तलाजा में कोड़ी सेना और कोड़ी समाज द्वारा पूर्व विधायक पुरुषोत्तम सोलंकी के जन्मदिवस के मौके पर बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित कर शक्ति प्रदर्शन दिखाया गया, जिसमें पूरे सौराष्ट्र से कोड़ी समाज के अग्रणी, संत, महंत और राजनीतिक अग्रणियों की उपस्थिति रही। भावनगर के तलाजा की बैठक कोड़ी समाज के कन्नू बारैया के नाम की गई है। ऐसे में यहां से दावेदारी के लिए पुरुषोत्तम सोलंकी ने अपने जन्मदिवस का भव्य आयोजन करते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। આજે મારો જન્મદિવસ છે અને તળાજા મુકામે કોળી સમાજ તેમજ સમસ્ત સમાજો જેમણે આયોજન કર્યું એમને મારા તરફથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, કેમ કે મેં વિચાર્યું નહોતું કે આવો મોટો પ્રોગ્રામ અહીંયા કરશે, એટલે બધાએ જે અભિનંદન આપવું છે એ લોકોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। આપ સૌને ખ્યાલ હશે મોટાભાઈ પરસોત્તમભાઈ સોલંકી જે છે ને એ કોળી સમાજના હૃદય સમ્રાટ છે અને આજે 62મો સમૂહ લગ્ન છે અને તળાજામાં તો નહીં પણ આખા ગુજરાતમાં કોળી સમાજની એવી લાગણી હતી કે 62મો વર્ષ પરસોત્તમભાઈ સોલંકી માટે એવો સારો નીવડે અને એ તો કોળી સમાજના હૃદય સમ્રાટ છે। આખાએ ગુજરાતના કોળી સેના આયોજિત અને ખાસ કરીને વિધાનસભા 103 જે આયોજિત અને સમસ્ત સમાજના લોકોએ જે આયોજન કર્યું છે ને અમે લાખ લાખ બિરદાવ્યા છે। સપને નહોતું વિચાર્યું, ના ભૂતો ના ભવિષ્ય જેવું નિર્માણ અહીંયા દ્રશ્ય થઈ રહ્યું છે, ત્યારે અમને પણ એવો ગર્વ થાય છે કોળી સમાજ ઉપર અને કોળી સમાજ માટે જીવવા માટે અને મરવા માટે હર હંમેશ માટે પરસોત્તમભાઈ સોલંકી હોય કે સોલંકી પરિવાર હોય એ હર હંમેશ માટે તૈયાર રહેશે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી। ખાસ કરીને વિધાનસભાની ચૂંટણી છે ત્યારે કોળી સમાજનું શક્તિ પ્રદર્શન છે, એવું કહી શકાય? કોઈ કોળી સમાજનું શક્તિ પ્રદર્શન નથી। શક્તિ પ્રદર્શન જ્યારે કરવાનું છે ત્યારે કરીશું, પણ આજે મોટાભાઈ પરસોત્તમભાઈ સોલંકીનો જન્મદિવસ છે, એ અમારા માટે શુભ દિવસ છે।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मरियम नवाज पर अश्लील टिप्पणी के बाद पाकिस्तान में बवाल मच गया है। नमस्कार। आज की बात में पाकिस्तान से एक ऐसा विषय आया है जिसके बारे में समूचा महाद्वीप ही उस विषय से कभी ना कभी प्रभावित या उद्वेलित या आंदोलित रहा है या लोगों की संवेदनाओं को झकझोरता रहा है। वहां पुराने जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान नियाजी, उन्होंने एक बड़ी अजीब सी टिप्पणी की भाषणों में अपने बीते दिनों। नवाज शरीफ की जो बेटी हैं मरियम नवाज, जो पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भतीजी भी हैं और खुद भी एक अपोजिशन की, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो अपोजिशन का एक बड़ा चेहरा थी, तो वो उन्होंने इमरान खान के आंदोलन में बहुत ही के खिलाफ आंदोलन में बड़े ही सक्रिय ढंग से हिस्सा लिया था। उनकी पार्टी और पीपल्स पार्टी यानी बिलावल भुट्टो की पार्टी बहुत मिलजुल कर इसमें इमरान खान के खिलाफ आई हैं। अब मियां इमरान खान नियाजी ने एक बात कही पब्लिक मीटिंग में। देखिए, प्राइम मिनिस्टर के पद पर रहा हुआ इंसान ये बात करता है कि मरियम जिस तरह से मेरा नाम बार बार लेती हैं, इतने बार लेती हैं, जिस जुनून से लेती हैं, शिद्दत से लेती हैं, उन्हें तो डर है कि वो उनके पति से कहीं उनसे नाराज ना हो जाएं। अब वैसे तो सियासत में ये सब चलता रहता है, लेकिन उस व्यक्ति से ये उम्मीद नहीं थी जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पद पे रहा हो। मरियम नवाज आहत हैं। मरियम नवाज के पिता दुखी हैं, उनके चाचा दुखी हैं और पाकिस्तान की हर वो जागरूक महिला दुखी है जो एक महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रही है या जो अपना स्वतंत्र सोच रखती है, इंडिपेंडेंट विचार रखती है। ये बात इमरान को लेकर के इमरान ने जो कही है, ये वाकई में पाकिस्तान ही नहीं समूचे भारतीय उपमहाद्वीप में ये बात दुखी करने वाली है। और जैसे ही इमरान खान ने ये बात कही तो देखिए, उनकी ही एक बीवी, वैसे तो कई सारी 3, 4, 5, 6 बीवियां उनकी रही हैं, कुछ इस्लाम के मुताबिक हैं और कुछ इस्लाम के मुताबिक नहीं भी होंगी। तो जो उनकी एक बीवी रही हैं रेहम खान ने, उन्होंने कहा कि उन्हें इस बयान पर शर्म आती है और ये सोच के भी शर्म आती है कि वो एक ऐसे घटिया इंसान की पत्नी रही हैं। पाकिस्तान की रियासत में ही नहीं, सियासत में ही नहीं, और आसपास के देशों के उदाहरणों पर हम बात करेंगे। लेकिन ये बात कि अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई महिला सत्ता में समान भागीदारी करना चाहे और अगर वो सुंदर है, तो कितना कठिन होता है पाकिस्तान के लोगों की मानसिकता को पढ़ पाना और उसमें फिर अपने लिए जगह बना पाना। ये कठिन बात है। अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले की बात है, इमरान खान की पार्टी की अपनी एक सदस्य हैं आयशा गुलाली, शायद ऐसा कुछ नाम है उनका। उन्होंने तो खुल्लम खुल्ला ये आरोप लगाया था कि इमरान खान उनको और पार्टी की अन्य महिलाओं को रात को अश्लील संदेश भेजते हैं फोन पर। एक प्रधानमंत्री जिसका मुल्क परेशान हो, दिवालिया होने के कगार पर हो, वो मुल्क की समस्याओं को छोड़कर और महिलाओं को अश्लील संवाद या मैसेज भेजता है, बड़ा अजीब लगता है। कुछ समय पहले की बात है, पाकिस्तान में एक और विदेश मंत्री होती थी, हिना रब्बानी खार। वो भी सुंदर महिला हैं और लेकिन उनके जब वो विदेश मंत्री बनी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखिया आसिफ अली जरदारी थे और उनके बेटे यानी बिलावल भुट्टो के साथ उनके बड़े ही चुटकुले गढ़े गए, उड़ाए गए। जब भी वो जाती थीं, वो उनके बारे में तमाम तरह की अफवाहें कही जाती थीं, गढ़ी जाती थीं। ये भी कहा गया कि राष्ट्रपति के आवास में वो और बिलावल दोनों
साथ साथ आपत्तिजनक अवस्था में थे, इस तरह की तमाम बातें की गई। यानी एक निजी और स्वतंत्र सोच रखने वाली महिला के लिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में कितना कठिन होता है, ये एक उस बात का नमूना है। एक और उदाहरण मैं पाकिस्तान का आपको बताता हूं। बेनज़ीर भुट्टो, जो बिलावल भुट्टो की मां थी, बिलावल भुट्टो के जन्म से पहले की बात है, और यही इमरान खान साहब, उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के बारे में बहुत ज़माने पहले बड़ी ऊटपटांग सी बातें कही थी, और ये तक राजनीति में कहा गया कि इमरान खान और बेनज़ीर भुट्टो तो शादी करने वाले थे और दोनों के बीच में बड़ा गाढ़ा रोमांस चल रहा था। और इस तरह से चूंकि वो प्रधानमंत्री थीं, इसलिए जब कोई शिखर पद पे होता है तो उसके चरित्र को लेके, उसके स्वभाव को लेके, और उसके, देखिए, प्रेम प्रसंग होना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, प्रेम करना कोई अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन जिस तरह से सुनियोजित ढंग से उसके राजनीतिक चरित्र हनन की कोशिश होती है, वो उस पे एतराज होना चाहिए। तो बेनज़ीर भुट्टो के बारे में भी ऐसी बात कही गई थी, और भी अनेक उदाहरण हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी में आसपास के मुल्कों की भी बात करूं। एक नेपाल की एक घटना आपको बताता हूं। नेपाल में भी एक सबसे वरिष्ठ सांसद हैं वहां पर, शिव कुछ ऐसे ही कुछ नाम है, उनको स्पीकर बनाया गया था। और स्पीकर इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो उनसे पहले जो स्पीकर थे, उनको एक दुष्कर्म के आरोप में हटाया गया था, और वो वहाँ की बड़ी वरिष्ठ राजनेता रही हैं। तो उन्होंने आरोप लगाया था कुछ इसी तरह का कि नेपाल की राजनीति बहुत इस तरह की अब नहीं रही है, यहाँ पर बहुत ही घटिया सोच वाले लोग हैं। और श्रीलंका में भी, जहाँ की देखिए संसार की सबसे पहली प्रधानमंत्री श्रीलंका से मिली थी, श्री माओ भंडार नायके, और वहाँ की राष्ट्रपति भी एक चंद्रिका कुमार तुंगा रही हैं। तो दो महिलाएं जब शिखर पद पर रही हों और उसके बाद भी उनको राजनीति में इस तरह से बदनाम किया गया, और आज भी श्रीलंका में की मौजूदा राजनीति, हालांकि उसकी हालत तो अभी बहुत ख़राब है, लेकिन कई वर्षों से हम देखते हैं कि श्रीलंका में महिलाओं के लिए सम्मानजनक ढंग से सियासत करना आसान नहीं है। म्यांमार की आप बात कीजिए। म्यांमार में आंग सान सूची को एक लोकतांत्रिक सरकार चलाने के बाद वहाँ की सेना ने बहुत ही घटिया से आरोपों पर बर्खास्त कर दिया था या कैद कर दिया था, और अब वो जेल में है। उसके बाद जो उनकी समर्थक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ, बुरा सलूक हुआ, और यहाँ तक कि जो उनकी कार्यकर्ता थीं, उनको अपना बचाव कैसे करना पड़ा, उनको अपने अंतर वस्त्रों के आधार पर करना पड़ा। म्यांमार में एक अंधविश्वास है कि अगर कोई महिला अपने जो कमर के नीचे जो कपड़ा पहनती है, अगर वो कहीं अपने सिर ऊपर टांग दे या नीचे टांग दे या कहीं सामने ऐसे, तो जो कार्यकर्ता जहाँ रहते थे, तो ये वहाँ धारणा है कि उसके नीचे से या ऊपर से निकल जाए कोई, तो वो नपुंसक हो जाता है। तो इस तरह से सेना से बचाव करने में म्यांमार के लोगों को, म्यांमार की राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इस तरह से अपना बचाव करना पड़ा। भारत में तो खैर हमारे यहाँ थोड़ी सी स्थिति बेहतर भी है, और हमने देश की प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी को भी पाया, लेकिन ये मत समझिए कि इंदिरा गांधी पर कोई चारित्रिक लांछन नहीं लगाई गई। कोई शिखर पद पर रहते हुए भी उनके बारे में अश्लील टिप्पणियां होती थी, सोनिया गांधी के बारे में भी होती थी। उमा भारती जैसी सन्यासिन के बारे में बहुत ही हमने देखा कि एक दौर ऐसा था जब बड़ा ऊटपटांग कहा गया। एक ज़माने में उड़ीसा की नंदिनी सतपथी होती थी, जो मुख्यमंत्री होती थी, उनके बारे में कहा जाता था। आज भी कई राजनीति में जो शिखर पद पर जो महिलाएं हैं, उनके बारे में भी कहा जाता है। यानी हमारा जो पुरुष प्रधान समाज है, वो महिलाओं को बराबरी का, सत्ता में भागीदारी का, समानता से दर्जा नहीं देना चाहता, और ये एक भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है। और केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि समूचे भारतीय उपमहाद्वीप की नज़र से अगर आप देखें, तो महिलाओं को मैं तो ये चाहूँगा कि उनको एकजुट होना चाहिए और अपने सम्मान और सियासत में अपने अधिकारों की मांग के लिए संघर्ष करना चाहिए। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को पर्याप्त भागीदारी बहुत मिलनी ज़रूरी है, और उन्हें सुनिश्चित ये करना होगा।
न्यूज स्टूडियो से ये थी दिन भर की खबरें। वीएनएम टीवी की खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा 24 घंटे लाइव देख सकते हैं। साथ ही आप वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, डेली हंट, IPTV, जॉय टीवी और रॉक टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं वीएनएम की खबरें। तो देखते रहिए न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।